नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन नंबर्स हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। आप नंबर को नोट कर लीजिएगा क्योंकि आज का विषय बहुत खास है। और अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो हमारा तो झीलों का शहर है और आज का विषय भी बहुत खास है। आज हम बात करेंगे विश्व झील दिवस पे, और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही खास एक्सपर्ट हैं। हमारे बीच हैं किशन सूर्यवंशी जी, आप अध्यक्ष नगर निगम भोपाल से। आपका हम स्वागत करते हैं सर। और इसी के साथ हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रवीण तामोद जी, आप प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष प्राणी छात्र शासकीय एमएलबी महाविद्यालय भोपाल से हमारे बीच में हैं। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। हम बिना समय को बर्बाद किए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे क्योंकि विषय बहुत खास है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस विषय पर ज़रूर जुड़िए। किशन सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि जब हम झीलों की बात करते हैं तो भोपाल सबसे आगे है, अग्रणी है, और ऊपर से नगर निगम की बात करें तो वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है और जो भी बेहतर कर सकते हैं उसके लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस विषय पे बातचीत करने के लिए हम चाहते हैं कि शुरुआत आपसे करें। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर आज के इस विषय पे और भोपाल शहर के बारे में? देखिए, ये बेहद खुशी की बात है कि राजधानी भोपाल झीलों का शहर है। छोटे बड़े नगर निगम सीमा में ही हमारे 10 तालाब हैं। नगर निगम सीमा से बाहर भी 2-3 हैं हमारे। ऐसे करके हमारे पास वाटर बॉडी की संख्या पर्याप्त शहर के पास है और इसी से शहर का पर्यावरण, टेम्परेचर, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन होती है। निश्चित रूप से किसी भी शहर के लिए एक तालाब बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, पर भोपाल के अंदर नगर निगम सीमा में 10 और 2-3 हमारे बाहर भी हैं निगम सीमा से, ऐसे 12-13 छोटे बड़े तालाब हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको डेवलप किया था और निश्चित रूप से जैसा कि आज भोपाल का बड़ा तालाब है, ये जब देखते हैं तो बाहर से आने वाले दर्शक, पर्यटक, उनको लगता है कि ये तालाब नहीं समुद्र है। और ऐसे छोटे बड़े हमारे पास कितने सारे तालाब हैं, ये बेहद खुशी की बात है। इनको संरक्षण को लेकर के भी नगर निगम ने एक व्यापक तैयारी कर रखी है। नगर निगम भोपाल ने झील संरक्षण प्रकोष्ठ इसके लिए अलग से विकसित किया है और पूरी हम सेल बना करके इन सभी वाटर बॉडीज़ की सुरक्षा भी करते हैं, इनको व्यवस्थित भी रखते हैं, इनको अतिक्रमण से मुक्त बनाने का काम भी करते हैं, इनके पानी को स्वच्छ बनाने का काम भी करते हैं। ऐसी तमाम जो आवश्यक चीज़ें हैं वो झील संरक्षण को लेकर के हम लोग करते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और वाकई जब हम शहर भोपाल की बात करते हैं तो झीलों के ऊपर तो कई सारी कविताएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं जिसको मुझे लगता है कि विश्व लेवल पे इस पे बातचीत की जाती है। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण सर से बातचीत करना चाहती हूँ क्योंकि आज का जो विषय है विश्व झील दिवस है। कब से शुरुआत हुई है, क्या उद्देश्य था, यहाँ से हम जानना चाहेंगे, ताकि बहुत कुछ अभी जानना है, लेकिन कहाँ से शुरुआत हुई सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह तय किया कि पूरे विश्व में आज मीठे पानी की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व झील दिवस मनाने का उसमें निर्णय लिया गया और 2025 से इसकी शुरुआत हुई है। इस साल हम दूसरा वर्ष है जो विश्व झील दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इस आयोजन का, इस दिवस का जो महत्व है कि हमारे बीच जो कुदरत की देन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं झील, वो बहुत तेज़ी से नष्ट हो रही हैं, बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो रही हैं और मीठे जल का दिन प्रतिदिन अभाव होता जा रहा है। तो इस दिवस का मनाने का उद्देश्य भी यही है कि जन सामान्य में जागरूकता लाएं, चेतना लाएं और हम अपनी झीलों को कैसे संरक्षित कर पाएँ ताकि आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित जल और मीठा पानी दे पाएँ। इसके लिए इस झील दिवस का आयोजन किया जाता है। जी बिल्कुल। और किशन सर, जब मैं अगर भोपाल की बात करती हूँ तो बढ़ते प्रदूषण, जनसंख्या और इसके साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक बड़ा, मैं बोलूँगी कि हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक चुनौती भी है और साथ में हमारे लिए बढ़ने के लिए एक साधन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदूषित भी कर सकती है। जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, तो आपने किस तरीके से, आप नगर निगम उसको भी बेहतर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करती है और किस तरीके से काम करती है? तपस्या जी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी पानी के स्रोत हैं जी,
उन पर नगर निगम ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, एसटीपी लगाए हैं, और हमारी कोशिश है कि तालाबों के अंदर, झीलों के अंदर जो पानी जाए वो साफ़ होकर ही जाए। इस पर भी हमने बहुत प्रभावी काम किया है। अमृत 2.0 के तहत भी हमने ऐसे सभी नालों को भी कवर करने का काम किया है। उन पर एसटीपी कुछों पे हमने शुरू कर दिए हैं, कुछ पे लगने वाले हैं। ऐसे करके हम टोटल जितने भी पानी के स्रोत हैं जो कि तालाबों के अंदर जा रहे हैं, उन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके, एसटीपी लगा करके, ट्रीटेड वाटर ही इन क्षेत्रों में जाएगा तो निश्चित रूप से वो प्रदूषण से मुक्त तालाब रहेंगे, झील रहेंगी। उस पर भी हम प्रभावी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रवीण सर, जब हम बात करते हैं थीम की, तो 2026 की भी कोई थीम होगी, वो थीम के बारे में ज़रा सा बताइए। हम आपसे बातचीत करेंगे सर, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। अशोक जी हैं हमारे साथ में जबलपुर से, आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी तालाब रहते हैं, ये तालाब में बहुत गंदगी रहती है, कीचड़ रहता है और आसपास गंदगी लोग फेंक जाते हैं, जैसे त्योहारों में है कुछ भी लाके फेंक जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कार्य करते हैं? क्योंकि जबलपुर में जैसे हमारे यहाँ 52 तालाब थे बड़े बड़े, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी पहले, तो अब तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है। तो इसको बचाने के लिए या और इसको साफ सफाई रखने के लिए या घूमने के लिए, नौका विहार करने के लिए बहुत सारे तालाब रहते हैं। बड़े बड़े तालाब आज भी हैं, कुछ एक बच गए हैं, जैसे ठाकुर ताल है, सूबा ताल है, गोकलपुर है। ये बड़े बड़े ताल, उसमें पीने का पानी भी मिलता है लोगों को, प्राणियों को भी पानी मिल जाता है। तो इसके लिए ज़रा कुछ बताएं, कोई कदम उठाएंगे क्या आप इसके लिए? जी हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा उनका प्रश्न है, क्योंकि जागरूकता से जुड़ा प्रश्न है। तो किशन सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जवाब चाहूँगी। अशोक जी, प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। आपके प्रश्न में ही आपकी जागरूकता न भी नज़र आ रही है। बिल्कुल। और यही जागरूकता हमारे सभी तालाबों को सुरक्षित और संरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखेगी। इसमें नागरिकों की जागरूकता भी बेहद महत्वपूर्ण है। निगम के तौर पर नगर निगम इन क्षेत्रों में सफाई के लिए विशेष प्रकार के संसाधन इस्तेमाल करता है। जैसे जलकुंभी हटाने के लिए हमने मशीनें लगा रखी हैं, नीचे से जो तालाब के अंदर से गाद निकालने के लिए अलग प्रकार की मशीनें लगा रखी हैं। तो ऐसे तमाम जो आवश्यक काम है वो हम करते ही हैं। पर आपने जो कहा कि इनको नागरिकों द्वारा भी, जो आने जाने वाले पर्यटक हैं, गंदा ना करें, तो निश्चित रूप से ये जागरूकता का विषय है। और मुझे लगता है कि 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, आज उसका व्यापक असर सब क्षेत्रों में दिखाई देता है। नागरिकों के व्यवहार में भी वो चीज़ दिखाई देती है। पहले जो लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते थे, कहीं भी कुछ भी फेंक देते थे, गंदा करते थे, उस व्यवहार में बहुत अंतर आया और सिविक सेंस डेवलप हुआ है। नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन आया है और उनकी जिम्मेदारियाँ भी उन्होंने समझना शुरू करी है। अब नागरिक इस बात का इंतज़ार करता है कि मुझे जहाँ डस्टबिन दिखेगा वहाँ मैं ये कचरा डाल लूँगा। तो ये एक सामूहिक प्रयास है। निगम के तौर पे निगम अपना काम कर रहा है, पर नागरिक भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। ये खुशी की बात है। यही सामूहिक प्रयास इन क्षेत्रों को साफ बनाने का काम करेगा। सर, क्योंकि आज हम विश्व झील दिवस मना रहे हैं, तो उनका प्रश्न ये भी है कि जबलपुर में किस तरीके से वो लोग भी बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाएं, लोग भी उसमें जुड़ें और उसको हम ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो मुझे लगता है कि लोगों का जुड़ना तो अति आवश्यक है, नहीं तो कोई भी पॉसिबल नहीं। कोई भी नियम बना दिए जाएँ, कुछ भी हो, लेकिन जब तक लोग उसका पालन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत अच्छा मुकाम पा पाते हैं। ठीक बात तपस्या जी आपने कही कि नागरिकों का जुड़ना इसमें बेहद ज़रूरी है। योजनाएं बनती हैं, सरकारें अपना काम करती हैं और प्रभावी काम करती है। अभी जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें ख़ास तौर पे हमारे वाटर रिसोर्स के संरक्षण को लेकर के, तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। और आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान यानी प्रत्येक स्रोत को जब तक हम गंगा की तरह पावन मान के उनको सुरक्षित करने का काम नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के साथ हम अन्याय करेंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, फिर योजना बनाई कि प्रत्येक स्रोत को गंगा का पावन स्रोत मान के उसको सुरक्षित भी करना, संरक्षित भी करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको चिरस्थायी बनाना है। तो व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर सभी कुएं, बावड़ी, तालाब, इनको भी साफ़ करने का काम इस अभियान के तहत हुआ है। जबलपुर की आपने बात कही, तो निश्चित रूप से जबलपुर का स्थानीय प्रशासन इसमें काम कर ही रहा है। नागरिकों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, तभी जा कर के
मैंने जैसा पहले कहा कि सामूहिक प्रयास का विषय है। केवल ये सरकारी अभियान नहीं है, ये जन जन का अभियान है कि हमारे अपने जितने भी पानी के स्रोत हैं, झील हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, उनको हम सुरक्षित कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर तमोद सर, जैसे हम थीम के ऊपर बात कर रहे थे, 2026 की क्या थीम है, उस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, एक बहुत रोचक जानकारी देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इस पृथ्वी का 3/4 भाग तो वैसे पानी से घिरा हुआ है। तो एक सोच ये है कि पानी की कोई कमी नहीं है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन इस 3/4 भाग में 97% जो पानी है वो समुद्री पानी है, खारा पानी है, जिसका हम सीधा उपयोग हम नहीं कर पाते। 2% पानी जो है वो बर्फ़ के रूप में है, एंटार्क्टिका हुआ, हिमालय हुआ, वो भी हम सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलता है तो नदियों को वो जीवन दान देता है। सिर्फ 1% मीठा जल है इस पृथ्वी पर, जो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के रूप में उपलब्ध है। और इस 1% का भी रसिया में एक झील है, लेक बैकाल, जो दुनिया की पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है। उसमें उस 1% का 20% पानी उसमें उपलब्ध है। तो अब बचा कुल 0.8% मीठा जल, जिससे पूरी दुनिया चल रही है। और इस 0.8% वाटर से ही हम अपने दैनिक क्रियाएं, कृषि, औद्योगिकरण और सारी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन ने जो सोचा है कि प्रत्येक वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाए, उसका उद्देश्य यही है कि ये 0.8% पानी है, इसको सुरक्षित ढंग से हम कैसे उपयोग कर पाएँ। इसी का ध्यान में रखते हुए इस वर्ष यानी 2026 की जो थीम दी गई है विश्व झील दिवस के उपलक्ष्य में, वो दी गई है वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर का अर्थ यह है कि आज भी हमारे दूरस्थ इलाकों में, गाँव में जो महिलाएं हैं, वो ख़ास तौर से गर्मियों के दिनों में बहुत दूर से पीने के पानी की व्यवस्थाएं करती हैं। उसमें कई घंटों का समय उनका अपना व्यर्थ जाता है। हर घर में मीठा पानी, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ख़ासतौर से दूरस्थ इलाकों में। शहरी इलाकों में भी जल की उपलब्धता कई बार कमी आ जाती है। तो मीठा पीने का पानी हमारा अपना अधिकार है, ह्यूमन राइट है। और पीने का पानी सभी को समुचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तो उपलब्ध कैसे हो? जब हमारी झीलें बचेंगी, जब हमारे जलाशय बचेंगे, तभी तो हम अच्छा पानी दे पाएंगे। आमतौर से सभी लोग सिर्फ सरकार से उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, नगर निगम की ड्यूटी है। अभी किशन जी ने कहा कि हम सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक अपना दायित्व है। और ख़ासतौर से इस झील दिवस पर हम सब लोग तय करें कि सरकार के साथ मिलकर हमको भी अपनी जवाबदारी निभाना है। झीलों के संरक्षण में, जो और वाटर रिसोर्सेज हैं उनके संरक्षण में हमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। ना हम उनको गंदा होने दें, ना दूसरों को गंदा करने दें। इसी सोच के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम सुरक्षित संसाधन दे पाएंगे, सुरक्षित पानी दे पाएंगे। बिल्कुल। अब अगर मैं झीलों की बात करती हूँ तो किशन सर, आपसे समझना चाहूँगी कि क्या झील को हम संरक्षण करते हैं और जितनी अच्छे बेहतर तरीके से इसको हम बचाव करते हैं, तो क्या रोज़गार निर्माण में भी ये सहायक हो सकता है? निश्चित रूप से तपस्या जी, झील रोज़गार देने वाला भी एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि जितने भी तालाब होते हैं, झील होती है, आप देखिए कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है, बाहर से आने वाले लोग भी, शहर के लोग भी, और इसलिए कई प्रकार के छोटे मोटे व्यवसाय वहाँ पर विकसित भी होते हैं और ये रोज़गार का एक बड़ा माध्यम भी बनता है। वाटर स्पोर्ट्स भी आज की तारीख में इन क्षेत्रों में एक बड़ा इवेंट बन चुका है और कयाकिंग, कैनोइंग जैसे बड़े से बड़ी प्रतियोगिताएं इन हमारे शहर के तालाबों पर आयोजित होती है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर की भी होती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि ये रोज़गार बढ़ाने के लिए भी सहायक है, ये खेल गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए भी सहायक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी सहायक है और ये नागरिकों के लिए भी सहायक है। तो भविष्य के लिए भी ये बेहद सहायक है, मनुष्य के लिए भी बहुत। और ये एक प्रकार से यानी देखिए एक पूरा के पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है झील के पास, तालाब के पास। केवल मनुष्यों के लिए झील अब उपयोगी है ऐसा नहीं है, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, कितने प्रकार का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है जहाँ पर पानी होता है। तो इसलिए
ये सभी प्राणियों के लिए सहायक है, बल्कि मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। और हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर भी कुछ पिक्चर्स देख रहे थे भोपाल की, जिसमें आपने बोला स्पोर्ट्स जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। और भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं छोटा तालाब बड़ा तालाब, तो भोपाल की शान है ये, और अभी भी हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, आप इसके बारे में भी बताइए कि किस तरीके से इतना सुंदर दृश्य है। मैं पर्यटन के बारे में भी आपसे समझूंगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ नौका है और जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा मन को मोहने वाला है, और इसको संरक्षण के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे, डॉक्टर दामोद सर, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि झीलों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए, अभी सूर्यवंशी साहब ने कहा कि झील सिर्फ पीने का पानी नहीं देती है, हजारों लाखों लोगों को वो रोज़गार भी उपलब्ध कराती है। जलीय संसाधनों के माध्यम से, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो सिंघाड़ा उत्पादन हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा समुदाय को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि इन सब के बीच एक सही समन्वय हो। अगर किसी झील का उपयोग हम पीने के पानी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सिंघाड़ा उत्पादन का निश्चित विपरीत प्रभाव पड़ेगा। टूरिज़्म एक्टिविटीज़ खासतौर से ऐसी की जाएं जो झील के इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए एक तो प्रायोरिटी तय करना पड़ेगी, गवर्नमेंट स्तर पर भी प्रायोरिटी तय करना पड़ेगी किस झील का उपयोग हम किस कार्य के लिए कर रहे हैं। दूसरा, विभिन्न विभागों के अंतर्गत झील एक होती है और उस पर नियंत्रण अलग अलग विभागों का अलग अलग कार्यों के लिए होता है। इन सारे विभागों के बीच आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म विभाग का नगर निगम से समन्वय हो, नगर निगम का पीएचई के साथ समन्वय हो, पीएचई का लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ समन्वय हो, तो हमको अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और झील संरक्षण में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। बिल्कुल। और लगातार हम पर्यटन की बात कर रहे हैं कि जब हम तालाब की बात करते हैं तो पर्यटन भी बढ़ता है निश्चित तौर पे। और किशन सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब हम शिकारा की बात की है डॉक्टर दामोद से, तो मुझे याद आ गया अपना भोपाल में जो हाल ही में उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप उसके बारे में भी बताइए सर। तपस्या जी, भोपाल के जो हमारे तालाबों पर शिकारे की सुविधा हमने नागरिकों को इसलिए दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया कि शिकारे के लिए, यानी हम कहाँ डल झील को जानते थे, और डल झील बहुत छोटा सा स्थान है हमारे भोपाल के बड़े तालाब से अगर उसकी तुलना करें तो। भोपाल का बड़ा तालाब उससे कहीं अधिक बड़ा है डल झील से, और ये पर्यटन के लिए बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए वहाँ पर शिकारे की शुरुआत की गई पर्यटन विकास निगम के साथ मिल करके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और परिवार के साथ एक अच्छे वातावरण का लुत्फ़ उठाने का भी वहाँ पर अवसर सब लेते ही हैं। तो ये पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। आदरणीय प्रवीण सर ने भी जैसा कहा कि निश्चित रूप से पूरा इकोसिस्टम है ये, और पर्यटन के साथ साथ खेल गतिविधियां, जैसे मैंने कहा कि उनको भी बढ़ावा मिलता है इन ऐसे स्थान से। आगे चल के हम प्रयास कर रहे हैं कि देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम अगर कहीं संभव है तो वो भोपाल के अंदर है, क्योंकि भोपाल में बहुत सारी एक प्रकार से फैसिलिटी है। अभी जो कयाकिंग कैनोइंग के कंपटीशन होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, नागरिक भी उनका गतिविधियों का लुत्फ़ उठा पाए, इसलिए नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से भी इस पर हमारी चर्चा चल रही है शासन प्रशासन में भी, सरकार के साथ भी, कि हम क्या भोपाल के किसी तालाब पर एक वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम डेवलप कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम भोपाल में विकसित होगा। और हमारे पास वो संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर मैंने इस संबंध में उनको रिक्वेस्ट की है कि ये भोपाल के हम छोटे तालाब पर भी इस प्रकार नागरिकों को अगर बैठने का ठीक से स्थान उपलब्ध करा देंगे, रामसर साइट के नॉर्म्स का पालन करते हुए, बाकी जो सरकार के नॉर्म्स हैं, एनजीटी के नॉर्म्स हैं, उनका पालन करते हुए हम नागरिकों के अगर बैठक की व्यवस्था कर देंगे तो वो भी परिवार के साथ इन गतिविधियों का लुत्फ़ उठा सकेंगे। क्योंकि जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है
वो बहुत मनमोहक होती है, बच्चों को भी, बुज़ुर्गों को भी, हर उम्र के लोगों को बहुत भाती है और नागरिक चाहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों का वो लुत्फ़ उठा सकें। तो अभी जितनी क्षमता है वो तो हम लोग नागरिकों को वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराते ही हैं, पर आगे चल के हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम भोपाल में डेवलप हो, ताकि पूरा शहर इन गतिविधियों के आयोजित होने पर इसका लुत्फ़ उठा सके। बहुत अच्छी बात है सर, और मुझे लगता है जब हम पानी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो लुभाता भी है, अपनी तरफ खींचता भी है, और भोपाल इसमें सबसे आगे है, और जिस तरीके से नगर निगम प्रयास कर रही है वो और भी आगे लेकर जाएगा। डॉक्टर तमोद सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो झीलों को अगर हम बायोडाइवर्सिटी से जोड़ते हैं तो किस तरीके से उसका आपसी संबंध है? अभी सूर्यवंशी साहब ने बताया, रामसार साइट का जिक्र किया अभी आपने, तो ईरान में 1971 में रामसार एक शहर है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि पूरी दुनिया में जो कुछ महत्वपूर्ण वाटर रिसोर्सेज हैं, झीलें हैं, उनमें संरक्षण के विशेष प्रयास किए जाएं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे भारत देश में 100 रामसार साइट हैं अभी वर्तमान में। 100 रामसार साइट आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें भारत सरकार का और उनका अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स का विशेष ध्यान है उनको संरक्षित करने के लिए। मध्य प्रदेश में भी 5 रामसार साइट हैं और ख़ासतौर से भोपाल का बड़ा तालाब और छोटा तालाब, जिसको हम संयुक्त रूप से भोज वेटलैंड कहते हैं, वो भी रामसार साइट के अंतर्गत आता है। रामसार साइट का जब चयन होता है तो उसका एक बहुत बड़ा आधार उस वाटर बॉडी का या उस झील में किस तरह की जैव विविधता है, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम की हेल्थ क्या है, और ऐसे कौन से कारक हैं जो उसके इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सूर्यवंशी जी ने कि भोपाल के बड़े तालाबों में शिकारा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत पहले यहाँ इंजन बोट बहुत चला करती थी भोपाल के बड़े तालाबों में, और उसके पहले क्रूज भी चलता था। इंजन बोट से हम सबको मालूम है कि उससे पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल जल को प्रदूषित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रोत्साहन से, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत अगर हम पेडल बोट या शिकारा टाइप की नाव चलाएं तो इससे जलाशय को नुकसान नहीं पहुंचेगा, झील को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें कहीं भी हम मोटर इंजन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पेडल बोट से भी पानी आपस में मिक्स होता है और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, और ऑक्सीजन जैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही झील में भी जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो जलीय जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो रामसार साइट का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जो जैव विविधता उस झील में पाई जा रही है, झील के संरक्षण के साथ साथ उस जैव विविधता का संरक्षण भी किया जाए। बिल्कुल। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तेज़ी से जलीय प्रदूषण बढ़ रहा है उससे लगभग 50% से अधिक जलीय प्रजातियाँ नष्ट होने की कगार पर हैं जी। और अगर जैव विविधता पानी में नहीं होगी, जल में नहीं होगी, तो वो एक तरह से फिर डेड लेक मानी जाती है, वो अच्छी झील नहीं मानी जाती है, हेल्दी इकोसिस्टम उसको नहीं किया जाता है। तो जो पानी है वो सिर्फ मनुष्य को ही जीवन नहीं दे रहा है, लाखों तरह की प्रजातियों को जीवन दे रहा है। उसमें रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, पक्षी भी हैं और दूसरे और जीव जंतु हैं जो झील के पानी के सहारे जिंदा हैं। बिल्कुल सर, और इसी के साथ में हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, शाजापुर से हमारे बीच हैं संतोष पाटीदार जी। आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। धन्यवाद जी। तपस्या दीदी, उन दोनों विशेषज्ञों को नमस्कार। हाँ जी, प्लीज प्रश्न कीजिए। ये भोपाल तो झीलों की नगरी है और ये आदिकाल से मशहूर है, यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते रहते हैं जी। तो मेरा एक प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब बनाया जाता है उसमें गाँव की नालियों का पानी भी लगा दिया जाता है, तो ये कहाँ तक सही होगा, बताएं थोड़ा। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, फिर सर से। देखिए, सरकार ने हर ग्रामीण पंचायत में स्टॉप डैम योजना के तहत छोटे छोटे चेक डैम्स बना करके पानी को वहाँ भी सुरक्षित करने का काम किया है। जो बरसाती हमारे नाले हैं उन पर भी चेक डैम्स बनाना, स्टॉप डैम बनाना, इस प्रकार के भी काम हुए हैं। ये बात सही है कि आपने एक महत्वपूर्ण बात की और सबका ध्यान खींचा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नालियां हैं उसका पानी किस प्रकार से शुद्ध रखा जाए, यानी आगे जा कर के वो भी ठीक हो,
तो मुझे लगता है कि अब इस पर भी बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्र की नालियों को भी, चाहे हम सोख्ता गड्ढा के माध्यम से या अन्य वाटर फिल्टर सिस्टम के माध्यम से, अब उस तरफ भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि पंचायतों में भी जो नालियाँ, जो गंदा पानी आ रहा है उसको भी हम ट्रीटेड करें। शहरों में तो ये हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से हो रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से हो रहा है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भी प्रभावी कदम हम सब देखेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से नगर निगम और बाकी डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं और जनता भी काफ़ी जागरूक है, क्योंकि ये कॉल्स हमको ये बताते हैं कि आपकी जागरूकता जो है वो यही चाहती है कि कैसे हम अपने मध्य प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। और जिसमें हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, भोपाल से हैं हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप साहू जी, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रश्न कीजिए। जी हाँ, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ डॉक्टर प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। हाँ किशन भाई, जयराम जी। जयराम जी की, जयराम जी की। डॉक्टर साहब, पहला मेरा एक एकेडमिक प्रश्न है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रश्न है, स्टडी से रिलेटेड प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जोलॉजी के प्रोफेसर हैं, भोपाल की झील में किस तरह का एक्वेटिक फ्लोरा और फौना पाया जाता है? फ्लोरा जो है वो बॉटनी से कंसर्न है, लेकिन एक जोलॉजी के टीचर को क्या बॉटनी का भी नॉलेज देता है, जो यहाँ पे किस तरह का एक्वेटिक फ्लोरा और फाना पाया जाता है, एक तो ये। और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लिम्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, सो कॉल्ड हाइड्रोबायोलॉजी, जो हमारे यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट है सरोवर विज्ञान, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से रिसर्च स्कॉलर्स को कितना यूजफुल होगा, ये बताइए। तीसरा प्रश्न, यहाँ पर जो अनवांटेड बीड है, अनवांटेड प्लांट जो कि जिसमें एक जलकुंभी भी आता है, जिसे कॉमन नेम वाटर हाइसिंथ है, आइशोर्निया सेसिपस कहते हैं, इस तरह के और दूसरे कौन कौन से प्लांट है जिसको हटाना जरूरी है? ये आपसे एकेडमिक प्रश्न हो गया कि रिसर्च स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए थोड़ा सा प्लीज। और यदि बॉटनी का फ्लोरा का मालूम हो तो उस पर ही बताइए, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। अब मैं आता हूँ किशन भाई की तरफ। किशन भाई, इस झील से रिलेटेड जो है एक भोज वेटलैंड परियोजना बहुत पहले थी, वो शायद जापान का एक प्रोजेक्ट था जो इस पे काम किया गया था, अभी भी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वो जो भोज वेटलैंड परियोजना है अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाई है, और क्या क्या चुनौतियां हमको फेस करना पड़ी थी, और नगर निगम कितना सार्थक रहा उसमें? जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, मैं भोज वेटलैंड के संबंध में आपको बता दूं कि निश्चित रूप से भोज वेटलैंड परियोजना से भोपाल के तालाबों को सुरक्षित करने में उस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि वाटर बॉडीज़ के सुरक्षित करने के लिए भोज वेटलैंड परियोजना में बहुत प्रभावी काम हुआ भोपाल के अंदर, और इन क्षेत्रों में हमने निर्माण से लेके बाकी चीज़ों की भी अनुमतियां नहीं दी है। और जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, झीलों के संरक्षण और पूरा इकोसिस्टम, ये भोज वेटलैंड के कारण भी बहुत संरक्षित हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगा। तो ये तो प्रभावी है। बाकी प्रश्न प्रवीण सर से उनका कहने का मतलब है कि वो आज भी उस स्कीम को लागू किया गया है क्या? हाँ, उस स्कीम से काम हुआ है, प्रभावी रूप से काम हुआ है, और अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स उसके कंटिन्यू हैं। बहुत सारे प्रश्न कर डाले आपने एक साथ। जहाँ तक आपने भोपाल के बड़े तालाब में फ्लोरा और फौना की बात की है, तो उस पर तो मैंने काफ़ी कई परियोजनाएं संचालित की हैं और काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पीएचडी भी हुई हैं उसके अंतर्गत। भोपाल के बड़े तालाब और छोटा तालाब ख़ास तौर से दोनों बायोडाइवर्सिटी रिच हैं। लगभग यहाँ भोपाल में 53 तरह की मछलियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स की हम बात करें तो वो भी लगभग 40 से अधिक 50 तरह के एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक फ्लोरा और फौना देखें तो जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन्स की बहुत वैरायटीज़ हैं, और जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ अगर हमको मिल रही हैं वो अच्छे इंडिकेशन है कि पानी की क्वालिटी उसकी तालाब की काफ़ी कुछ हद तक ठीक है। दूसरा, आपने लिम्नोलॉजी के भविष्य की बात की, तो मैं भी सरोवर विज्ञान का ही विद्यार्थी रहा हूँ। लिम्नोलॉजी मेरा भी बेसिक सब्जेक्ट रहा है। आज के समय में इसकी वाकई बहुत आवश्यकता है, और लिम्नोलॉजिस्ट जो हैं वो झील संरक्षण में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट की आपने चर्चा की, उस प्रोजेक्ट से मैं स्वयं भी जुड़ा रहा हूँ। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का काम उस वक्त मैंने किया है। माननीय सूर्यवंशी जी ने भी अभी कहा कि उसके बहुत सार्थक परिणाम मिले हैं। यह परियोजना 1995 में शुरू हुई थी और लगभग 2003-2004 तक चली है। आज जो आप भोपाल के बड़े तालाबों का स्वरूप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल जिस स्थिति में हैं, वो अगर परियोजना लागू नहीं की होती तो आज तालाब की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती। ये मान के चलिए कि उस वक्त जो भोज वेटलैंड परियोजना के अंतर्गत बड़े तालाब और छोटे तालाब के संरक्षण के लिए कार्य किए गए हैं, उनके बहुत ही अच्छे और सार्थक नतीजे प्राप्त हुए हैं। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट किया गया उस वक्त। ये जो वीआईपी रोड है और लेक व्यू वाली रोड है उनका बनाया गया उस वक्त। स्टैम्प डैम बनाए गए बहुत सारे, बहुत बड़ी मात्रा में प्लांटेशन किया गया। और कैचमेंट मैनेजमेंट किसी भी झील के प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बारिश का पानी बह के जिन इलाकों से आ रहा है वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे सीहोर में अगर बारिश होती है तो हमारे भोपाल के बड़े तालाब में उसका पानी आके मिलता है, और हमारे भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर सीहोर की बारिश पर अधिक निर्भर करता है। सीहोर के ज़िले की जो बारिश हो रही होती है तो वहाँ के आसपास जो खेती हो रही है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्या वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किए जा रहे हैं, और अगर उपयोग किए जा रहे हैं तो वो जो पानी बह के तालाब को ज्वाइन करेगा उसमें उसकी निश्चित कुछ ना कुछ मात्रा आएगी। तो इस परियोजना के अंतर्गत ये सारे कार्य किए गए और जिनके आज सार्थक परिणाम मिले हैं। आज यही भोपाल का बड़ा तालाब हमारे पुराने शहर की अधिकांश आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है। और कोई भी परियोजना एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक अच्छी बात है कि नगर निगम आज भी उन सारे कार्यों को प्रायोरिटी पे ले रहा है, प्राथमिकता से ले रहा है, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट का मामला हो, चाहे कैचमेंट मैनेजमेंट का मामला हो। इन सब में नगर निगम की दखलंदाजी आज भी अच्छे स्वरूप में है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सब भी एक जागरूकता की एक छोटी पहल होती है जब हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं और ऐसे प्रश्न करते हैं। जब हम जागरूकता की बात कर ही रहे हैं तो किशन सर, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ कि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर मैं स्कूल और कॉलेज की बात करती हूँ तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे और बहुत जल्दी अगर हम एजुकेट करते हैं, चाहे हम झीलों की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अगर हम उसके संरक्षण की बात पहले से ही समझा दें तो क्या आपको लगता है कि ये आगे जाके बहुत बेहतर हमारे जो जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जितने भी हम नियम बनाते हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन हमको मिलेगा? निश्चित रूप से अगर हम आने वाली पीढ़ी को इन धरोहरों की महत्ता को समझाएंगे तो निश्चित रूप से ये धरोहर हमारी सुरक्षित भी रहेगी और भविष्य के लिए तैयार भी रहेगी। और मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान की जब शुरुआत की तो इसमें हमने स्कूली छात्र, कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी बड़ी संख्या में जोड़ करके इन क्षेत्रों में साफ़ सफाई करना, यानी बावड़ियों की सफाई करना, कुएं की सफाई करना, तालाब की सफाई करना। तो सफाई एक विषय हो गया, और कहीं ना कहीं सफाई करते समय इन छात्रों के बीच ये विषय चर्चा में लाना कि हमें इनको भविष्य के लिए तैयार रखना, सुरक्षित रखना है। तो इससे एक व्यापक जागरूकता इस पीढ़ी में भी आ रही है, और ये पीढ़ी अपने वाटर रिसोर्स, अपने बाकी सारे रिसोर्स के प्रति जागरूक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यानी ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जिसमें जागरूकता उन्होंने नहीं लाए हों। पानी को लेकर भी ख़ास तौर पे एक नारा लंबे समय से चला आ रहा है, जल है तो कल है। और बच्चों में तो ये बच्चों में तो ये नारा बहुत प्रसिद्ध है, यानी जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इस प्रकार की चीज़ों को वो समझते भी हैं, और मुझे लगता है कि यही जागरूकता इन वाटर बॉडी को सुरक्षित भी रखेगी। अब ये तो रही बात अभी तक जो हमारे पास धरोहरें हैं उनकी, तो क्या हम केवल हमारे पूर्वजों ने जो धरोहरें हमें सौंपी है, हम केवल उन्हीं को साफ स्वच्छ बनाते रहेंगे, उन्हीं को केवल उतनी संख्या रहेगी कि हमारी भी अब कोई जवाबदारी है?
मुझे लगता है कि अब हमारी जवाबदारी ये है कि आज जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी आज ज़मीन में उतरे, इसके लिए हमें प्रभावी काम करने की आवश्यकता है। हम लगातार इस बात के लिए भी जागरूकता ला रहे हैं। नगर निगम भोपाल में तो बिल्डिंग परमिशन में हमने एक क्लॉज डाल रखा है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओगे तो आपको 5,000 रुपये हम बाद में रिलीज करेंगे, जब आप उसके हमें फ़ोटोग्राफ्स दे दोगे तो, प्रमाण दे दोगे तो यानी हम इस प्रकार से भी काम कर रहे हैं कि बिल्डिंग परमिशन आपको मिलेगी तो उसमें एक कंडीशन हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने के लिए भी आग्रह किया है। जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित हो रही उस पर भी बिल्डरों से इस प्रकार के आग्रह नगर निगम द्वारा किए गए हैं, नियमों के माध्यम से भी किए गए हैं। तो हम ग्राउंड वाटर को भी बढ़ाने के लिए प्रभावी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में ठीक है हमारे पास तालाब से हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं, पीने के पानी को दे रहे हैं। हमारे पास 3 सोर्स हैं। नर्मदा जी भी भोपाल में बड़े क्षेत्र में नर्मदा जी के जल से भी नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। तालाब के भी, हमारे बड़े तालाब के भी क्षेत्र से नागरिकों को पानी उपलब्ध कराया जाता है और कोलार से भी कराया जाता है। ये 3 हमारे पास ऐसे व्यापक और बड़े स्तर के सोर्स हैं जिनसे हम राजधानी वासियों को पानी देने का काम करते हैं, शुद्ध पानी देने का काम करते हैं। पर अब मुझे लगता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये बेहद ज़रूरी है, ख़ासतौर पे शहर में जिस प्रकार से सीमेंट कंक्रीट हुआ जा रहा है। लगातार पूरे शहर में ज़मीन कहीं नहीं दिखती है और वहाँ पर आप देखिए कि पूरा कंक्रीट का जंगल हम जिसे कहते हैं, आजकल आज की भाषा में शहरों को कंक्रीट का जंगल कहने लगे। ये भी एक हमारे लिए चुनौती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैंने अपने स्तर पे भी कुछ प्रयास किए हैं कि हम कॉलोनियों की जो सड़कें हैं वो सीमेंट की सड़कों के ऊपर परत दर परत हम सड़कें बनाने की बजाय पेविंग ब्लॉक से सड़कें बनाएं। ख़ासतौर पे हमारी इंटरनल कॉलोनियों की जो सड़कें हैं, तो उससे 2-3 प्रकार की चीज़ें हो रही कि एक तो पानी उसमें ज़मीन में नीचे बैठ रहा है, दूसरा जो शहर का तापमान बढ़ता है मोटी मोटी सीमेंट की सड़कों की परतों के कारण, उस पर भी कंट्रोल होता है। और सड़क मान लीजिए 5-7 साल 8 साल में अगर वो ब्लॉक की सड़क ख़राब होगी तो वापस उसी लेयर का फिर से ब्लॉक की सड़क बना दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो आबादी के जो घर हैं वो भी नीचे नहीं होंगे। ऐसे कई प्रकार के उससे बेनिफिट जुड़े हुए हैं। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और मैंने इसका जब वैशाली नगर में और कुछ क्षेत्रों में अपने में जब मैंने पेविंग ब्लॉक से सड़कें बनाई तो उसकी बड़ी चर्चा हुई शहर के अंदर। और अब मुझसे बड़ी संख्या में डिमांड इस बात की हो रही है कि कंक्रीट की सड़क मत बनाइए, आप ब्लॉक की सड़क बनाइए हमारे यहाँ। तो ये भी एक जागरूकता हम लाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको बारिश का पानी तो सहेजना ही पड़ेगा। इसमें तो नागरिकों की भागीदारी भी बेहद ज़रूरी है। ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो स्टॉप डैम है वो केवल स्टॉप डैम बना दिए जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। स्टॉप डैम यानी एक्टिव स्टॉप डैम बने, प्रभावी स्टॉप डैम बने, वहाँ वास्तव में पानी हो। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब स्टॉप डैम है तो वहाँ पशु भी पानी पीते हैं गर्मी के दिनों में। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की ज़मीन भी रिचार्ज होती है, आपके बोरिंग कुएँ भी रिचार्ज होते हैं। तो कई प्रकार के लाभ जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पे पानी की जो समस्याएं, अभी जैसे आदरणीय प्रवीण सर भी कह रहे थे कि पीने के पानी के लिए दूर दूर महिलाएं जाती थी, तो इससे भी अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो इन स्टॉप डैम को जो ग्रामीण क्षेत्रों में बने इनको प्रभावी बनाना पड़ेगा। तभी वहाँ के कुएँ सक्सेस होंगे, तभी वहाँ के ट्यूबवेल सक्सेस होंगे। और वो सक्सेस होंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को भी पानी मिलेगा। इसकी महत्ता को समझने की बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जागरूकता बहुत तेज़ी से आ रही है। और नाले भी जो बारिश का पानी बहा के लिए जाते हैं उसमें भी बीच बीच में नागरिक भी अपने स्तर पर जन भागीदारी करके पानी को रोकने का काम करें। तो एक लेवल के बाद उस नाले में पानी अगर रुकेगा तो वो पानी हमारे पशु पक्षी जीव जंतु खेती ऐसे तमाम प्रकार के उपयोग में आएगा। तो यही जागरूकता हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपकी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर तमोद सर आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे सर ने बोला कि जो हमारे पास पूर्वजों ने जो हमको धरोहर दिया उसको तो बचाना है लेकिन डेवलप भी करना है। तो यहाँ पे मैं लेक के बारे में समझना चाहूँगी, झीलों के बारे में, कि एक नेचुरल झील होती है और एक आर्टिफिशियल होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आमतौर से जैसे भोपाल का बड़ा तालाब है, लोग इसको मानते हैं कि नेचुरल लेक है,
जबकि वो नेचुरल नहीं है। वो उसको राजा भोज ने बनवाया था लगभग 1000 साल पहले, और भोपाल की आबादी को जो मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पानी उसको सही समुचित मात्रा में मिलता रहे, इसी उद्देश्य को लेकर तैयार कराया गया था। नेचुरल लेक्स की संख्या बेहद कम है। ज़्यादातर जो झील तैयार की गई हैं वो ज़रूरत और आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की गई हैं। अभी आपने कहा कि देखिए, झील जो है वो सरफेस वाटर के रूप में तो हमको पानी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आदरणीय सूर्यवंशी जी ने कहा कि हमें वो सारी तकनीकें उपयोग करना चाहिए जिससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता रहे, क्योंकि सिर्फ झीलों के सहारे हम अब नहीं रह सकते। भोपाल लगभग 30 साल पहले 35 साल पहले बड़ा तालाब सक्षम था भोपाल की आबादी को पानी देने के लिए। फिर हम लोग शिफ्ट हुए कैरबा डैम पे, उसके बाद शिफ्ट हुए कोलार डैम पे, और आज हालात ये आ गए हैं कि लगभग 80 किलोमीटर दूर से हमको नर्मदा का पानी भोपाल लाना पड़ रहा है। अगर हम सही मात्रा में, सही ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से अगर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाते तो शायद हम अपनी ज़रूरत की, अपनी आवश्यकता की प्रतिपूर्ति ग्राउंड वाटर से भी काफ़ी कुछ हद तक कर सकते हैं। पहले जो पानी 20, 25, 30 फीट पे मिल जाया करता था, आज 200 फीट से नीचे जाना पड़ रहा है। और उसकी मुख्य वजह जो कंक्रीट के जंगल वाली अभी बात कही गई कि जिस ढंग से विकास हो रहा है शहर का, शहरीकरण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, वृक्षारोपण सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, लाइफ करके, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। तो उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आग्रह किया है जन सामान्य से। एक तो ऊर्जा को बचाएं, दूसरा पानी को बचाएं। अगर हम ऊर्जा और पानी दोनों को बचाने में थोड़ी सी हमको अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप देखिए, दैनिक हम अपने जीवन में अगर एक नल से एक बूंद पानी टपक रहा है तो दिन भर में वो कम से कम 5 से 10 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। तो शायद आम आदमी इस पर ध्यान नहीं देता है। और बहुत छोटी सी चीज़ है कि उस नल को ठीक कराने में कोई बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी अगर जागरूकता हमारे बीच हो तो अगर ऐसी स्थिति आपके घर में आ रही है कि अगर एक नल से पानी का थोड़ा सा लीकेज हो रहा है तो उसको प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता से ठीक करा लें, हम उतने पानी की बर्बादी से उसको रोक पाएंगे। दूसरा, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम थोड़ा अपने जीवन में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ले आएँ तो पानी का लगभग 50% उपयोग का हम कम कर पाएंगे और 50% पानी हम बचा पाएंगे। तो आज आवश्यकता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान देने की और थोड़ी से जन सामान्य में जागरूकता लाने की। बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप खुराना जी हैं नर्मदापुरम से। आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी हाँ संदीप जी, अपना प्रश्न कीजिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जी, प्रश्न कीजिए। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि जैसे सर ने बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा है, तो मेरा ये है कि विश्व झील दिवस पर कुछ ऐसा कुछ बताएं कि मेरे जैसे और भी देखने वाले युवाओं को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे और कैरियर के अवसर में भी मदद मिल सके। जी हाँ संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको करियर ऑप्शन के लिए उनको है कि हम कैसे इसको और बेहतर तरीके से करियर ऑप्शन के तौर पे झीलों को देख सकते हैं। सर पहले आपसे समझना चाहेंगे किशन सर, फिर सर से। देखिए, करियर इस क्षेत्र में भी बनाया जा सकता है। मैं आपकी बात से मुझे भी अभी दिमाग में विचार आया है कि विषय के विशेषज्ञ जब बनते हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक करियर की शुरुआत होती है। अगर आप जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष तौर पर काम करें, विशेष प्रयास करें, तो निश्चित रूप से वो भी आपका एक करियर बन सकता है, उस क्षेत्र में भी करियर बन सकता है। यानी हम जानते हैं कि राजेंद्र कुमार जी को मैग्सेसे अवार्ड मिला और इस प्रकार वो भी एक करियर का क्षेत्र है। मतलब ऐसे लोग जो समाज के अंदर इस प्रकार के काम कर रहे हैं, झीलों के संरक्षण पर काम कर रहे हैं, पानी के संरक्षण पर काम कर रहे हैं और आज दुनिया उनको सम्मानित करने का काम कर रही है। तो ये आप इस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं। और स्पोर्ट्स है ही ऑलरेडी, वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है। पर्यटन के आप एक गाइड भी बन सकते हैं। कई जैसे उदाहरण के लिए भोपाल का बड़ा तालाब है। अब भोपाल के बड़े तालाब को राजा भोज ने जब विकसित किया तो उसकी ऐतिहासिक सारी चीज़ें बाहर से आने वाले टूरिस्टों को प्राप्त हो,
ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके क्षेत्र में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि नर्मदा जी का पूरा इतिहास आप बता सकते हैं और नर्मदा जी के आसपास के पूरे इकोसिस्टम की भी आप जानकारी लेकर के एक गाइड अच्छे से बन सकते हैं और बाहर से आने वाले लोगों को उसकी जानकारी दे सकते हैं। वो भी आपका एक करियर ऑप्शन खड़ा हो सकता है। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, मैं ये कहूँगा। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी राह निकल आएगी। बिल्कुल। और हमारे बीच में डॉक्टर तमोद सर हैं ही, जो इसके विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं। सर, आपसे भी मैं समझना चाहूँगी। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आप तो नर्मदा जी के किनारे नर्मदापुरम को बिलोंग करते हैं। अगर आपके आसपास के झीलें और जलाशय सुरक्षित रहेंगे तो रोजगार की अपार संभावना है उसमें। ग्रामीण तालाब पंचायत के अधीन होते हैं। अगर पंचायत के माध्यम से आप एक अच्छा तालाब अलॉट करा लें, आवंटित करा लें अपने नाम पे, और उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट करें, उसकी जल गुणवत्ता ठीक रहे, तो मछली पालन एक बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। अगर थोड़े से बड़े शहर में हैं तो टूरिज़्म आजकल एक बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है। बोटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, जैसे अभी माननीय किशन जी ने कहा कि नर्मदा नदी के बारे में अगर आपको ज्ञान हो, ऐतिहासिक उसकी जानकारी हो, तो बहुत से पर्यटक आते हैं, उसमें गाइड के रूप में लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मछली पालन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। हमारे अपने देश के 3 करोड़ से अधिक लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं। मछली पालन का अर्थ सिर्फ तालाब से मछली निकालना नहीं है, उससे संबंधित भी अनेक योजनाएं हैं। नाव बनाना, मछली पालन में जो विभिन्न प्रकार के औजार उपयोग में आते हैं उनका निर्माण करना, इस और अलग तरह के केमिकल्स और दूसरी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, उन सब का आवश्यकता होना, उनकी प्रतिपूर्ति करना, तो रोजगार की तो अपार संभावना है। सिंघाड़े को भी लोग उससे जी हाँ, लेकिन रोजगार तब मिलेगा जब सारे हमारे जलाशय सुरक्षित रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। अगर झील नहीं होगी, नदी नहीं होगी, तो हम रोजगार की कहाँ बात करेंगे। तो आपने बहुत अच्छा कोशिश जो कर रहे हैं, आपने आपके मन में भी है कि शायद जागरूकता लाएं लोगों के बीच, तो आप खुद जागरूक होइए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए और ऐसी कोई गतिविधि मत होने दीजिए जो हमारी झीलों पे, हमारी नदियों पे विपरीत प्रभाव डालती हों, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हों। बिल्कुल। किशन सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि नगर निगम की हम बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं, तो झीलों के आसपास जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए नगर निगम क्या प्रयास कर रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, झील संरक्षण की दिशा में हमने शहर के जितने भी इंक्रोचमेंट खासतौर पे तालाब के आसपास हैं उनको नगर निगम हटाते ही है। रूटीन, ये हमारा एक रूटीन वर्क भी है। इस पर एनजीटी भी बहुत प्रभावी काम करता है, समय समय पर निर्देश देता है। एनजीटी के निर्देश पर भी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इस दिशा में बहुत प्रभावी काम करता है और वो भी नगर निगमों को निर्देशित करता है कि तालाब के अंदर इंक्रोचमेंट को हटाएं, और उस पर हम हटाते हैं। हम कैचमेंट एरिया में भी, जैसा मैंने पहले कहा था कि किसी प्रकार की हम बिल्डिंग परमिशन जारी नहीं करते हैं, वहाँ कोई भवन निर्माण होने की अनुमति नहीं देते हैं, और कोई अगर अवैध रूप से बनता तो उसको हटाने का काम भी करते हैं। तो ये भी इनको सुरक्षित करने के लिए हम प्रभावी काम करते हैं। ये हमारे जितने भी शहर के अंदर तालाब हैं, छोटी बड़ी लगभग 11 नदियां हैं शहर के आसपास, और वो इन सब को रिचार्ज करती हैं, हमारे तालाब को रिचार्ज करती हैं। सीहोर की एक कोलांस नदी को सब लोग जानते हैं, पर बाकी भी छोटी छोटी स्रोत हैं, जो छोटे बड़े हमारे स्रोत भी सुरक्षित रहें, इस दिशा में भी हम प्रभावी काम करते हैं और उनको सुरक्षित करने का काम करते हैं। किसी प्रकार के अतिक्रमण हम इन क्षेत्रों में नहीं होने देते हैं। मुझे लगता है कि एक जागरूकता जिस पर कोई चर्चा नहीं करता अमूमन, वो आना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पर तालाबों पर धार्मिक अतिक्रमण, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि ये हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम तालाब को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। धर्म के नाम पर हम इन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लें और आने वाली पीढ़ी के लिए वो अतिक्रमण नासूर बन जाए, तो यकीन मानिए आप जिस भी धर्म को मानते हो वो भी, आपके इष्ट भी आपसे प्रसन्न होंगे, मुझे नहीं लगता है। इसलिए हम इन भगवान की दी हुई, कुदरत की दी हुई इन चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे, तभी आपका ईश्वर, आपका अल्लाह ताला, सब जो भी अपन जिनको मानते हैं वो प्रसन्न रह सकेंगे। तो इसमें एक बड़ी सोच की ज़रूरत है।
इसमें ये नहीं कि मान ली न्यायालय ने हटाने का अगर कोई आपको नोटिस दिया है, नगर निगम अगर आपके अतिक्रमण को हटा रहा तो आप उस पर धार्मिक भावनाएं लेके आ जाएं। बड़ा मन रखिए कि तालाब हम सबका है, पूरे शहर का है, हर वर्ग का है, और इन पर किसी प्रकार के धार्मिक अतिक्रमण भी नहीं करेंगे। नागरिक भी इसमें आगे आएँ, और ऐसे अवसर आते भी हैं कि जब नागरिक भी बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि नहीं ये सुरक्षित होना बेहद ज़रूरी है, और इस पर भी एनजीटी के आदेश पर हम तो काम करते ही हैं, पर मुझे लगता है कि नागरिक भी इसमें बढ़ चढ़कर थोड़ा बड़ा मन करते हुए काम करेंगे तो और अच्छा होगा। बिल्कुल। और जैसे कि सर, डॉक्टर दामोद सर, आज हम लोग विश्व झील दिवस पे बातचीत कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जब हम विश्व झील दिवस की बात करें तो विश्व तौर पे अगर मैं देखूं कि 2050 तक अगर जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि जो हमारी नेचुरल बॉडीज़ हैं उस पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और अगर हाँ पड़ता है तो हम उसको लिए क्या कर सकते हैं? ये मेरा आपसे प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, खास तौर से आज के इस अवसर पर। 2050 तक अगर यही स्थिति रही, जिस तेज़ी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और आज पूरी दुनिया में एक सबसे महत्वपूर्ण इशू यही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत टॉप प्रायोरिटी पे लिया है, और कोशिश जारी है कि कार्बन एमिशन पे हम काफ़ी कुछ हद तक कमी ला पाएँ। अगर रफ्तार यही रही, और अगर आज भी हम लोग सचेत नहीं हुए, नहीं चेते, तो ये मान के चलिए कि 2050 अब कोई बहुत दूर नहीं है, लगभग 24 साल का सफ़र बाकी है। तो 2050 आते आते हम अपनी झीलों का लगभग 20% से अधिक इकोसिस्टम ख़त्म कर देंगे। और इकोसिस्टम खत्म होने का मतलब ये है कि बहुत सी छोटी झीलें पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बड़ी झीलों की हेल्थ भी ठीक नहीं बचेगी। और आप सोचिए कि अगर पानी की उपलब्धता नहीं होगी, हमको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद सबसे अगर कोई ज़रूरी आवश्यकता है तो वो पानी है। एक बार भोजन ना मिले तो 3-4-5 दिन बगैर भोजन के रहा जा सकता है, लेकिन पानी कुछ घंटे ना मिले तो हमको तकलीफदेह स्थिति हो जाती है। तो झीलों का संरक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता, एक भोपाल में कार्यक्रम पहले भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित हुआ था, सरोवर हमारी धरोहर जी। तो अगर सरोवर को हम अपनी धरोहर नहीं मानेंगे और सब कुछ उम्मीद दूसरों से करेंगे कि दूसरा उसको ठीक करे, हम तो जैसे वैसे रहेंगे, हम तो अपनी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो ज़रूरत है प्रत्येक नागरिक को सचेत होने की, पहले वो खुद सुधरे। अगर तालाब किनारे घूम रहा है वो सुबह जी, तो ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जिससे तालाब गंदा हो। बिल्कुल। और अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, मैं थोड़ा संक्षेप में आप दोनों से ही प्रश्न करना चाहूँगी। अगर कोई गंदगी करता है, ऐसी कोई भी गतिविधि नज़र आती है, तो कहाँ पे कंप्लेन की जाए नगर निगम को? सर, मैं आपसे संक्षेप में इसका उत्तर चाहती हूँ। देखिए, नगर निगम के हमारे सभी AHO, दरोगा गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाइन करते ही हैं। नगर निगम के टोल फ्री पर भी आप इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं, 181 पर भी शिकायत कर सकते हैं, और अगर आपके पास इस प्रकार के फ़ोटोग्राफ्स हों तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। और निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों पर पनिशमेंट करने का, आर्थिक जुर्माना लगाने का भी काम करते हैं। बिल्कुल सर, समय की कमी है, एक मैसेज मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज के इस दिवस पे क्या देना चाहते हैं? हमारे पूर्वजों ने हमें कई छोटी बड़े तालाब, झील के रूप में बड़ी धरोहरें दी हैं। हम उनको सुरक्षित तो करें ही करें, साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए नए भी हम डेवलप कर सकें, और निश्चित रूप से ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई हमें सुविधाओं को साफ रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि जल है तो कल है, धरोहर। और अभी आपने जो कहा कि हमारी सरोवर ही हमारी धरोहर है, ये बात बहुत गहराई से हम सबको समझनी पड़ेगी, और समझेंगे तभी हम आगे आसानी से रह सकेंगे। जी जी। डॉक्टर दामोद सर, बहुत संक्षेप में आपका मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए। बहुत संक्षिप्त में, स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी की आवश्यकता है। झीलों को संरक्षित करें, खुद के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी।
बिल्कुल। और आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, मुझे लगता है हम सबकी ज़िम्मेदारी है ऐसे विषय पे बातचीत करते रहने के लिए। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में सबसे पहले किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल से थे। आप सर यहाँ पर आए और आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण तामोद जी हैं, प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष प्राणी छात्र शासकीय MLB महाविद्यालय भोपाल से हमारे बीच में थे। सर, आपने भी समय निकाल कर यहाँ आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जिस तरीके से बातचीत करी है और आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपने प्रश्न किया है, तो सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद हमारे कॉलर को देना चाहती हूं, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आज के लिए नमस्कार MP में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।